ओके, तो आज के लेक्चर में हम जो है उसका आगे का पार्ट देखेंगे. वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ. ओके, what are the applications of Ampere's law? You have 2 to 3 applications of Ampere's law there in your syllabus. Okay, तो जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, तो सबसे पहला है कि we have to find out the magnetic induction inside a solenoid. Okay, सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो हमको ढूंढ के निकालना है. ये पहली बात. और उसके उसके आगे जाके उसके बाद हमको जो टोरॉइड होता है, तो टोरॉइड के सेंटर में कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो वो भी ढूंढ के निकालना है. ओके, सो दीज आर द 2 applications of Ampere's law which you have to see in this lecture. Okay, so let us start. Yes. ठीक है, so let us see applications of Ampere's law. Okay, so see here, we have seen that what does Ampere's law tells us is simply the line integral of magnetic induction. ठीक है, integration of b bar dot dl bar taken over any closed loop is always equal to mu naught times of that of this algebraic sum of all currents passing through that loop. करेक्ट है. तो ये एम्पियर्स लॉ जो है, तो स्टेटमेंट है जो हमने लास्ट टाइम देखा था. ठीक है, इसको यूज करके कैसे हम सोलेनॉइड और टोरॉइड के अंदर जो ये होता है मैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो वो निकाल सकते हैं. तो वो हमको आज के लेक्चर में देखना है. ठीक है, तो देखो लिख से व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनॉइड एक्चुअली इज, सी हियर, सोलेनॉइड इज द इस टाइप का जो स्पाइरल शेप होता है तो उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं. देखो, दिस इज गोइंग टू बी द सोलेनॉइड. ओके, अगर आपको चाहिए तो उसका मैं एक रेडीमेड डायग्राम भी दिखा सकता हूँ. ताकि तुमको क्लियर आइडिया आ जाए कि सोलेनॉइड एक्चुअली दिखता कैसे है.
Yes, this is the diagram of solenoid. Yes, just you can observe now. दिख रहा है सभी को? देखो ठीक से, ये जो इन कॉइल है तो इसको ही सोलेनॉइड बोला जाता है एक्चुअली। तो ये बात याद रखो ठीक से। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द सोलेनॉइड। ओके, मुझे बताओ अभी एक सिंपल सी बात है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोलेनॉइड and a circular current carrying coil which we have seen last time. It can also have the n turns, right? Coil को भी n turns हो सकते हैं, हमने last time देखा था। तो एक सिंगल टर्न वाला कॉइल तो होता ही है, वो हमने देखा है ऑलरेडी, बट n टर्न्स वाला भी तो कॉइल हो सकता है कि नहीं? दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो ठीक से, यहाँ पे अगर मान लो ये कॉइल है, अगर ये इस टाइप का एक कॉइल हम ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज द कॉइल ऑफ, अभी अभी फिलहाल तो वो एक ही टर्न दिख रहा है उसका, चलो ठीक है, बट वी कैन ड्रॉ अ कॉइल। ऐसा करते हैं, ओके ठीक है, ये हो गया कॉइल ऑफ एन टर्न्स। इसके अंदर जो है जितने भी सारे सर्कल्स है, इनको ये एक के ऊपर एक वाइंड किए हुए हैं, सो इट विल हैव एन टर्न्स, नो डाउट। चलो ठीक है, बट अभी इसमें इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑलरेडी, तो ये भी तो कॉइल है, ये भी तो कॉइल ही है कि नहीं? ये देखो यहाँ पे ये जो है, इसमें से करंट पास होगा ऑलरेडी, और पीछे से जाके वापस सामने आएगा। तो ये देखो यहाँ पे इसमें से करंट पास हो रहा है, फिर इधर से इधर करंट जा रहा है, फिर इधर से इधर ऐसे करंट जा रहा है। तो ये जो है, दिस इज द सोलेनॉइड एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड। बट देन what is the difference between this solenoid and this coil of one turn, n turns? How will you distinguish that? देखो, उसका आंसर ये है कि कॉइल ऑफ n टर्न्स, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो वैसे इतना उसके जो टर्न्स है वो इतने दूर दूर नहीं रहते। याद रखो ठीक से, coil of n turns is always has its all turns very crowded together like this। तो ये जो n turns का जो coil होता है ना, तो उसके अंदर जो सारे टर्न्स है तो वो ऑलमोस्ट कोइंसिडेंट होते हैं। देखो ये ऐसे, समझा ठीक से? बट सोलोनॉइड के अंदर वैसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे टर्न्स है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, बहुत सारे टर्न्स है, इन सभी का सेंटर लेकिन यही है कि नहीं? तो इसलिए हम देख सकते हैं कि दिस इज द कॉइल ऑफ एन टर्न्स एक्चुअली, एंड दैट इज द सोलेनॉइड एक्चुअली। तो हाउ द सोलेनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम कॉइल ऑफ एन टर्न्स? यस, so in case of the coil of n turns there is no spacing between the two turns। तो ये दो टर्न्स के बीच में गैप नहीं रहने, या अगर होगा तो भी बहुत छोटा गैप होगा इन टर्न्स के अंदर। बट in case of the solenoid we have that the there is a gap in the turns। तो ये जो टर्न्स है इनके बीच में देख रहे हो, यहाँ पे ये इतना सारा गैप है, देखो ठीक से। तो ये जो गैप है, तो गैप की वजह से ही ये सोलेनॉइड अलग बनता है। ये देखो यहाँ पे इतना गैप है, यहाँ पे इतना गैप है, यहाँ पे इतना गैप है, हर दो टर्न्स के बीच में एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, राइट? एक फिक्स डिस्टेंस, इतना गैप इन दो टर्न्स के बीच में रहता ही है, और इसकी वजह से ऑल दीज टर्न्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ,
राइट है। तो ये जो टर्न्स है ये लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस यही बात सोलेनॉइड को कॉइल से अलग करती है। नहीं तो कॉइल के सेंटर में कितना मैग्नेटिक इंडक्शन रहता है तो वो तो हमको ऑलरेडी पता है, वो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, याद है, वेयर R इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ दिस कॉइल। और अगर n टर्न्स का कॉइल है तो n टाइम्स हो जाएगा, और क्या होगा, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल N इंटू आई, मतलब म्यू नॉट NI अपॉन 2R। ये बन जाता है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सच अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ n टर्न्स, राइट है। तो n टर्न्स वाले कॉइल के सेंटर पे ये हमको मिलता है मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। बट अभी सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है, so that is our question for today's lecture. So that is we have to find out today. Okay. So उसके लिए हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे फिर से एक बार, जिसके अंदर जो सोलेनॉइड है एक सोलेनॉइड का एक सिंपल सा डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। Okay. Can you see this diagram? Yes, sir. So this is the rough diagram of a solenoid. You see. Now we have to find out the magnetic induction at its center. How can proceed further? So उसके लिए हमको एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना होगा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने एम्पियर्स लॉ देखा था, तो अभी हम इसका फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे, that is the magnetic induction at the center of the solenoid. Okay, in order to apply the Ampere's law we will have to choose the Ampere loop. Okay, क्योंकि Ampere's law अप्लाई करने के लिए लूप तो चाहिए कि नहीं, Ampere's law is all about the loops, right? So Ampere's law अप्लाई करने के लिए हमको लूप चाहिए. So consider a loop in the form of a rectangle. Okay, देखो ठीक से यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। देखो ये लूप जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका एक जो एज है वो उसके बिल्कुल सेंटर में से पास होगा, करेक्ट है। ये देखो ऐसे, तो उसका जो एक एज है तो वो सेंटर में से पास हो रहा है इस सोलेनॉइड के, और दूसरा जो एज है तो वो बाहर है, सोलेनॉइड के बिल्कुल बाहर दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो इसमें यहाँ पे कि इस पूरे लूप के ऊपर हमको एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है। ओके, तो उसके लिए हम इस लूप को नाम दे लेंगे चाहिए तो। अगर हम इसको बोल के रखते हैं ABCD, या ABCD में B आता है और B is reserved for magnetic induction, right? So let us give the names like P, okay, PQRS, ऐसा नाम हम इसको दे देंगे, चलेगा। चलो P, ये है हमारा Q, ये है R और ये है S। ओके, तो ये हो गया एम्पियर का लूप। ओके, so we have to apply the Ampere's law on this loop now. So in order to apply the Ampere's law on this loop, what is the Ampere's law? It tells us simply that, अच्छा और एक बात कंसिडर कर लो कि इस पूरे लूप के अंदर, मतलब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है या ये जो सोलेनॉइड है उसके अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है, ये भी एज्यूम कर लो। सपोज I is the current flowing through this loop सोलेनॉइड, सपोज ये I इतना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, ऐसा मैं एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि इट टेल्स अस सिंपली दैट इंटीग्रेशन ऑफ B बार
dot dl bar is actually equal to mu naught times of algebraic sum of all currents passing through that loop. Okay, so and suppose that n turns are there. Okay, इस जो पूरे जो सोलेनॉइड को मान लो n इतने टर्न्स हैं. ओके, इस सोलेनॉइड के जो टर्न्स है तो उसको मान लेते हैं n. ओके, so try to apply this Ampere's law on this loop PQRS. Okay, it's called as the circulation. Okay, circulation का मतलब क्या है? We have to start from the point P and moving along this loop to Q, then to R, then to S, and then back to P here. That means we have to reach at the same point once again where we have started. So that is called as the circulation. When we draw this circle here inside the integral sign, it means that it is a circulation. Means we are going to arrive at the same point where we have started with. Okay, so this an integration of b bar dot dl bar can be split up in 4 different parts. See here, why? Because we have this integration. When we will carry out this integration from p to q, it will be somewhat different. Okay, when we carry out it from q to r, it will be something different. When we will carry it out from r to s, then we have to do something different. And ultimately, when we will carry out it from s to p back, then it will be something different. Okay, तो इसलिए इसको 4 पार्ट्स में बांटना हमको जरूरी होगा. तो इसलिए इस इंटीग्रेशन के 4 पार्ट्स हम करेंगे. So this circulation of b bar dot dl bar is actually going to be equal to integration of b bar dot dl bar along this pq. So उसको हम लिखेंगे p to q. Okay, plus this integration of b bar dot dl bar again, but from q to r, which is nothing but the second part of this integral. Okay, and then we'll be able to do this plus integration of the same thing, that is b bar dot dl bar, and that is from r to s, and finally we'll just shift it to this side slightly. Yes, so the next term here it will be integration of b bar dot dl bar, but that is from s to p back. Okay, so ये 4 टर्म्स को ऐड करने के बाद ये जो इंटीग्रल हमको मिलता है उसको बोलते हैं सर्कुलेशन. समझा? ये सर्कल यहाँ पे जो ड्रॉ किया है हमने, उसका मतलब क्या है? ये देखो, यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ नहीं किया क्योंकि हमने P से स्टार्ट किया और Q पे एंड किया ना, तो वापस तो आए नहीं, है कि नहीं? तो इसके लिए हमको सर्कुलेशन यहाँ पे लेने के लिए वापस उसी पॉइंट पे आना जरूरी है. तो जब हम देखो यहाँ पे अभी P से Q तक गए, फिर Q से R तक गए, फिर R से S तक गए, और फिर S से P तक गए, तो ये P तक हम वापस आ गए. राइट, हमने P से ही स्टार्ट किया था और P पे वापस आ गए. इसलिए इन चारों का जो सम है उसको हम सर्कुलेशन बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बट इसमें से ये जो हर एक पार्ट है, एक एक इंडिविजुअल पार्ट जो है वो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सर्कुलेशन. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दिस सर्कुलेशन हियर. सो उसके लिए हमको ये 4 पार्ट्स इंडिविजुअली निकालने पड़ेंगे. ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस फर्स्ट पार्ट, दैट इज b bar dot dl bar, and that is from p to q. okay, p से q तक अगर हम ये सर्कुलेशन इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो what happens in p to q? see here, so यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो p से लेके q तक बन गया है, तो उसका डायरेक्शन कौन सा है? तो हम देख सकते हैं आराम से कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन है इन दिस केस from p to q will be this way. okay, so this is going to be the magnetic induction at this in between p and q. ठीक है,
तो ये P और Q के बीच में का जो पोर्शन है उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन इस डायरेक्शन में है और इट इज कांस्टेंट, ठीक है। सो P और Q के बीच में मतलब सेंट्रल लाइन के अलावा जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है सेंट्रॉइड का सॉरी सोलोनॉइड का, वो कांस्टेंट होता है। और एट द सेम टाइम वी कैन आल्सो सी द एंगल बिटवीन दिस, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार के बदले नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा भी तो आ जाएगा कि नहीं, cos theta where theta has to be the angle between b bar and dl bar. Okay, so if we consider any small element along this line p to q, तो इस एलिमेंट का अगर हम डायरेक्शन देखेंगे ठीक से, तो देखो ठीक से यहाँ पे, तो ये एलिमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एलिमेंट है दिख रहा है ठीक से, तो एक मिनट, yes we can see the element from this point to this point, यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट, इवन यहाँ पे एक एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी कि उन एलिमेंट्स के और इस मैग्नेटिक इंडक्शन के बीच में वो एंगल कितना है, जीरो है, सीधी बात है। तो ये एंगल जीरो होने के कारण हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि थीटा इज गोइंग टू बी जीरो एंड कॉस थीटा इज गोइंग टू बी 1, करेक्ट है। सो हियर वी कैन से दैट yes since theta, just wait, yes since theta is going to be 0 and that's why cos of this theta will actually be equal to 1, and hence we can say that this integration of this b dl cos theta will reduce into simply integration of b into dl only, okay, क्योंकि cos theta जो है वो 1 बन गया, okay, but in the same at the same time we can also say that this b is also constant, right, from this point to this point, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक अगर देखते हैं तो यहाँ पे b जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, और b कांस्टेंट होने के कारण हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये b जो है वो बाहर आ जाएगा, और अगर b बाहर आ गया तो अंदर में कौन बचेगा, सिर्फ dl बचेगा, करेक्ट है। एंड एज वी नो दैट ओके b इज कांस्टेंट, ओके, एंड आल्सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब ही क्या है यहाँ पे, it is the length of each element add up together, so it will become the length of this rectangular loop only, which is going to be the length of this solenoid itself. So if we assume that the length of solenoid is going to be L, तो ये देखो यहाँ पे L is going to be the length of solenoid, तो ये जो length of solenoid अगर हमने L मान लिया इधर, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि so since the length of solenoid is L, the length of each individual element add up together will add up to the length of solenoid only, which is actually going to be L, and that's why we can say that the integration of dl is actually going to be L, which is the length of solenoid, okay, this is the length of solenoid, okay. So if we replace it by that, then we can get this as, देखो यहाँ पे हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, so finally we are going to arrive at magnetic b bar dot dl bar from p to q is actually going to be equal to b into L, okay, this is going to be equation number 1 because it is going to be our first part in this here, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है कि नहीं यहाँ पे, ये जो पूरा फर्स्ट पार्ट है, तो ये हमको मिल गया, हमने निकाल दिया उसको, ठीक है, we have found out this first part here in this case, okay. Now let us try to find out the second part in the integral sign, तो ये जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन के अंदर का सेकेंड पार्ट हम ट्राई करेंगे, क्या है वो सेकेंड पार्ट, ये देखो इधर ये वाला पूरा जो है, this is going to be the second part which is the integral of b bar dot dl bar from
Q to R. ओके, लेट अस ट्राई. ओके, उसको हम चाहिए तो दूसरे कलर से एक्सप्रेस करेंगे. चलो इस कलर से हम यूज करेंगे उसको. ठीक है, तो देखो एज अ सेकेंड इक्वेशन विल डू हियर the integration of b bar dot dl bar, and that is from this, see here, Q to R, which is going to be the second part here, this. So Q to R. So this is actually going to be equal to, yes. अब देखो यहाँ पे ठीक से देखो इस डायग्राम के अंदर फिर से एक बार क्या हमको पता चल रहा है कि ये जो बी बार और डीएल बार के डायरेक्शन अगर एक बार ठीक से देखते हो, देखो ठीक से. Okay, so first of all what we'll do is we will just take this whole diagram here so that we can explain it in a better way. Okay, so just see here. Yes, here the magnetic induction is still going to be in this direction here. Okay, ये direction है magnetic induction का. But अगर देखते हो ठीक से तो element का जो length है वो कौन सी direction में है? ये देखो, ये element का length इस तरफ है. यहाँ पे Q to R जो elements है सारे, तो वो तो इस तरफ कहेंगे. तो इसलिए ये जो DL बार है, और देखो ये DL बार है, राइट, और ये B बार है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है. समझा ठीक से? ये 90 डिग्री का एंगल बन गया देखो. So since this angle is actually going to be 90 degree, what can we say is theta, since this theta is going to be 90 degree, so we arrive that cos theta is going to be 0, and hence we say that, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया कि नहीं. तो ये बी बार का डायरेक्शन इस तरफ है और डीएल बार का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड्स है, और इसलिए ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक इंडक्शन और डीएल बार इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 बन जाएगा. बिल्कुल. सो लेट अस से दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन. ये इस स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पे, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा आएगा. बट एज वी नो दैट theta is actually going to be 90, and hence cos 90 or cos theta is going to be 0, so that we can say this integral actually gets vanished due to this. Okay, since b bar is perpendicular to dl bar. Okay, तो b bar पर dl bar को perpendicular होने के कारण यहाँ पे जो एंगल बिटवीन these two जो है थीटा, और थीटा जो है वो 90 बनता है, और कॉस थीटा जो है वो 0 बन जाता है. इसकी वजह से ये वैनिश हो गया. चलो ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 विच इज देयर ऑलरेडी. इन द सेम वे वी कैन टॉक अबाउट दिस पार्ट, जो S से लेके R तक वाला जो पार्ट है कि नहीं, उसके बारे में भी हम वही बात कर सकते हैं. बिल्कुल. देखो इसे यहाँ पे ये जो S है और ये जो R है, तो इन दोनों के बीच में भी जो है -1 होगा ना, cos 180 डिग्री होगा ना. कहाँ से 180 डिग्री? सर R2S में होगा वो. हाँ R2S में होगा ना. हाँ सर, R2S में ही. R2S का ही बोल रहे क्या? ओके 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 ओके, राइट राइट राइट. बट R2S में प्रॉब्लम क्या है, देखो ठीक से, ये हमने R2S को इतना दूर लिया है कि जो जहाँ पे उसका मैग्नेटिक इंडक्शन पहुंचता ही नहीं. समझा क्या ठीक से? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है समझने जैसी कि RS जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो हमने इतना दूर लिया है इस सोलेनॉइड से कि वहां पे उसका मैग्नेटिक इंडक्शन, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन उसका खत्म हो गया, राइट. और ये RS जो पार्ट है
वो हमने उसके मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले लिया, अभी मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन Zero. इंटीग्रल क्या रहेगा, वो तो जीरो रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ b बार dot dl bar is going to be actually equal to from r to s will be equal to 0 just because there is no magnetic field outside the solenoid। यहाँ पे b बार जो है वो 0 बनता है और उसकी वजह से यहाँ पे बाहर के तरफ r to s में मैग्नेटिक इंडक्शन 0 बन जाता है। गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 3 and continue to the next part, that is integration of b bar dot dl bar from s to p back। okay, तो s से लेके p तक अभी ये अगर कंसिडर करते हो तो फिर से हमारा यही आर्ग्यूमेंट काम करेगा। देखो यहाँ पे जैसे 0 बन गया तो वैसे ही देखो यहाँ पे अगर हमने मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन अगर देखा तो देखो मैग्नेटिक इंडक्शन इज गोइंग टू बी हियर इन दिस वे इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट। ये डायरेक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन का है, ओके। और एट द सेम टाइम अगर हमने एलिमेंट का लेंथ अगर देखा तो ये देखो ये एलिमेंट का लेंथ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो ये एलिमेंट का लेंथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक इंडक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इनके बीच में भी कितना एंगल है, जरूर 90 डिग्री एंगल है। और 90 डिग्री एंगल होने से क्या होता है, cos 90 0 बन जाता है। और इसकी वजह से इस पूरे s से लेके r p तक, ये जो s से लेके p तक का जो पूरा एम्पियर लूप का जो पार्ट है वहां पे भी मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल क्या बनेगा, 0 बनेगा, बिल्कुल। सो वी कैन से दैट integration of b bar dot dl bar will actually be equal to b into dl into cos theta, no doubt। But as we can see here that theta is going to be 90। Since theta is 90, cos theta is going to be 0 and this everything is going to be 0। तो ये पूरा जो है ये टर्म ही गायब हो जाएगा, 0 बन जाएगा। And give this as equation number 3 and now conclude। See here, अब यहाँ पे हमको इसमें से मिल रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या मिल रहा है, P2Q का जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो Bl मिल रहा है। 2 से पता चल रहा है कि R2S Q2R में 0 है। इधर इक्वेशन नंबर 3 से हमको पता चल रहा है कि ये जो है R2S के अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो भी 0 है। और यहाँ पे इक्वेशन 4 के अंदर पता चल रहा है, नहीं सॉरी इक्वेशन 3 के अंदर हमको पता चल रहा है, नहीं सॉरी ये गड़बड़ हो गया क्या, हाँ इक्वेशन ये जो है वो 4 होना चाहिए कि नहीं, इस इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो इस 4 इक्वेशन के अंदर से पता चल रहा है कि S2P जो है वो भी 0 है। तो इसका मतलब बाकी सारे 0 है कि नहीं। देखो हमने क्या सोचा था, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर द क्लोज लूप। तो इस क्लोज लूप के अंदर हम जो मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल बनता है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बराबर। उसमें से ये पार्ट जो है तो वो तो Bl बन गया, ये पार्ट 0 बन गया, ये पार्ट 0 बन गया और ये पार्ट भी 0 बन गया। तो इसका मतलब बचा कौन, एक ही पार्ट बचा कि नहीं, Bl। इसलिए ये जो है इसका अगर नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे ठीक से तो हमको आएगा सर्कुलेशन, हमको निकालने आएगा अभी देखो ठीक से। सो यू कैन से दैट हियर द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन along this whole closed loop here is actually going to be equal to Bl plus 0 plus 0 plus 0। समझा कि ठीक से, ये 3 0 कैसे आए, इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4, ये इक्वेशन नंबर 1 से हमको मिला, 2 में से हमको ये मिला, 3 में से ये मिला और इक्वेशन 4 में से ये मिला, ठीक है। उसमें भी ये 0 क्यों है उनका रीजन भी समझो ठीक से। ये दोनों का 0 होने का रीजन क्या है, परपेंडिकुलर होना। और इसके 0 होने का रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हमने वो लूप का पार्ट लिया है, इसलिए वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल भी ऑब्वियसली 0 रहेगा। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ b बार डॉट dl बार टेकन ओवर द होल क्लोज लूप is actually going to be equal to simply the product of magnetic induction at the center
and length of this solenoid. Correct है? Okay. Now just come back to the Ampere's law. What does it tells us? इसको चाहिए तो इक्वेशन नंबर और कोई इक्वेशन नंबर दे दो, स्टार बोल के रखेंगे, चलो ठीक है, स्टार. Okay, now we'll see Ampere's law. What does Ampere's law tells us? The magnetic induction, line integral of magnetic induction taken over any closed loop is going to be actually equal to the integral mu naught times of algebraic sum of all currents flowing through that loop. So line integral of magnetic induction taken over on any closed loop. तो यहाँ पे b bar dot dl bar का इंटीग्रल जो बनेगा तो वो रहेगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ algebraic sum of all currents flowing through that loop. Okay, this is the Ampere's law. Okay, but if we try to apply it here, then tell me how many currents are flowing through this loop. Now this is a challenging question. How many currents are flowing through this loop? Tell me fast. कौन बताएगा? I is the current flowing through the solenoid. So how many currents are flowing through this loop? देखो इसका आंसर यहाँ पे है, ये देखो ये दिख रहा है आपको. अब ये डायग्राम अगर हम ठीक से देखते हैं तो देखो एक बार, ओके यहाँ पे हम तुमको पता है हमने एम्पियर्स लूप कैसे लिया है? ठीक है, देखो ठीक से यहाँ पे हमने जो एम्पियर्स लूप लिया है तो वो ऐसा लिया है, देखो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, राइट. ये देखो ये रेक्टेंगल फॉर्म में है वो एम्पियर लूप. ओके, जिसका एक साइड जो है वो बिल्कुल सेंटर के ऊपर लाई करता है और दूसरा साइड बाहर है और बाकी दो साइड्स तो परपेंडिकुलर है. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर हमको इसमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है तो हाउ मेनी करंट्स आर फ्लोइंग थ्रू दिस लूप, हाउ विल फाइंड आउट? तो देखो ये एक सोलेनोइड के अंदर तो आई इतना ही करंट जा रहा है, नो डाउट, बट ये आई करंट जो है वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एंटर कर रहा है, बराबर. ठीक है, ये यहाँ से वो बाहर आ गया बट यहाँ पे फिर से इंटर कर रहा है, दिख रहा है, ये लूप के अंदर इंटर कर रहा है, ये हमारा लूप है ना, तो इस लूप के अंदर ये इंटर कर रहा है. ठीक है, तो जितनी बार वो इंटर करेगा उतनी बार हमको उसको काउंट करना पड़ेगा. ये देखो फिर से इंटर किया, फिर यहाँ पे बाहर आया नीचे से और यहाँ पे ऊपर से फिर से इंटर कर रहा है अंदर. तो कितने करंट्स एक्चुअली यहाँ पे जा रहे हैं, इट विल बी एग्जैक्टली सेम एज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस सोलेनोइड, राइट. कितने टर्न्स हमने एज्यूम करके रखे हैं यहाँ पे? n टर्न्स हमने एज्यूम करके रखे हैं, राइट. सो अगर n टर्न्स है, so every time this current enters in the loop will be counted once. Again it enters into the loop, it will be counted twice. Again the same current enters the loop, it will be counted twice and so on like that. So कितने बार ये current enter कर रहा है इस loop के अंदर, तो हम बोल सकेंगे n times वो enter कर रहा है. So in order to apply the Ampere's law here, we will have to consider this n currents. Okay, भले current एक ही है, same current बार बार enter कर रहा है, but it will have to be counted every time it enters, and that's why we will have to say that the total current, algebraic sum of all these currents passing through this loop must be actually equal to, ये summation of I जो है उसके बदले हमको क्या रिप्लेस करना है? n times of I, ये रिप्लेस करना है. समझा क्यों? क्योंकि every times the current enters the loop it will be counted once. Okay, mu naught as it is, बाकी सब as it is. तो देखो this is the line integral of magnetic induction taken over the closed loop, which is going to be equal to mu naught times of Ni. Okay, now just give this as equation number hash. Okay,
ऐसा एग्जाम में कुछ मत करो, हैश स्टार वगैरह, मैं जस्ट अभी ऐसे ही कर रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो है स्टार इक्वेशन क्या कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज गोइंग टू बी बी इंटू एल, राइट। और हमारा एम्पियर्स लॉ क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल जो है on the same loop it should be equal to mu naught times of ni, correct है। So just by combining these two, what we can say is from equations star and hash, what can we say, दोनों से वही बात मिल रही है ना हमको। तो अगर इधर इधर का जो LHS है, सॉरी RHS है, और इधर का जो RHS है, तो इन दोनों को अगर हमने इक्वेट किया तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा B into L and that is equal to mu naught n into I, correct है। and now if we just simplify this equation further then we will be able to find out this B here। तो B कितना मिलेगा हमको, just transfer this L in the denominator in the other side so that we get mu naught n I upon L, and hence we can get this as B is equal to mu naught into, इसको हम बोलेंगे n upon L into I। अभी देखो यहाँ पे ये n upon L जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको हम बोलते हैं टर्न्स डेंसिटी, रिमेंबर। सो कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट सोलेनॉइड अपॉन लेंथ मतलब लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड। So when we divide this number of turns by the length of the solenoid, it's called as the turn density, okay। and if we have this turns density expressed as small n here, तो इसको अगर हमने स्मॉल n से डिनोट किया तो हम ये फॉर्मूला जो है वो सिंपल तरीके से लिख पाएंगे, जो कि B is equal to mu naught into small n into I as a final। So this is actually the simple formula for finding the magnetic induction at the center of a solenoid of n turns, okay। capital N is going to be the number of turns here, small n is not the number of turns but it is the number of turns per unit length। why does this matter, ये क्यों मैटर करता है, देखो ठीक से, देखो ये एक डायग्राम है, सपोज ये डायग्राम मैंने एज इट इज लिया और कॉपी करके लिया, ओके। और अभी देखो ये जो है नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी क्यों मैटर करता है वो हमको समझना है। देखो ठीक से यहाँ पे अगर मान लो इस पूरे सोलेनॉइड का लेंथ जो है तो वो सपोज L है, जैसा कि हमने अभी अज्यूम किया था, और नंबर ऑफ टर्न्स जो उसके है वो n है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ is actually called as the number of turns density। See here, if I do one thing, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि अगर इस सोलेनॉइड को कंप्रेस करता हूँ, ये देखो ऐसे, तो क्या हुआ अभी क्या होगा पता है, नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी क्या क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। अब ये जो सोलेनॉइड तैयार हो गया उसका नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी कैसा होगा, लेंथ तो कम हो गया ना उसका, तो जब लेंथ ही कम हो गया तो उसके और नंबर ऑफ टर्न्स तो उतने ही है, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। बट यहाँ पे लेंथ जो है वो हमने डिक्रीज किया तो नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी का क्या होगा, बढ़ेगा, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी बढ़ने से अभी सोचो कि जो पहले वाला सोलोनाइड था, ये मान लो यहाँ पे ये पहले वाला सोलोनाइड जो हमने कॉपी किया था ऊपर से, ओके। अभी ये और ये दूसरा सोलोनाइड अगर सामने अगर रखते हैं, आमने सामने रखते हैं, अभी मुझे बताओ इन दोनों सोलोनाइड में से कौन से सोलोनाइड में से हमको ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा, नीचे वाले या ऊपर वाले, नीचे वाले, बिल्कुल नीचे वाले सोलोनाइड में से हमको ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा क्योंकि उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज्यादा क्राउडेड है, कंप्रेस्ड है, बराबर, कम से कम लेंथ में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ऑब्वियसली उसका मैग्नेटिक इंडक्शन तो और स्ट्रांग होगा, बिल्कुल।
और अगर हमने इस नंबर ऑफ टर्न्स को डेंसिटी को बढ़ाने के लिए अगर इस सोलेनॉइड को और ज्यादा कंप्रेस किया, ये देखो इतना कंप्रेस किया, तो फिर तो उसका नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी तो बहुत ही बढ़ जाएगा। और ऐसे केस में उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी बढ़ने के कारण हम ये बोल सकेंगे कि उसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सोलोनॉइड is actually depends on the number of turns per unit length, doesn't depends on the number of turns only or length only, but it depends on the ratio of number of turns per unit length. अगर हमने number of turns per unit length ये ratio जो है वो constant रखा, अगर मान लो एक सोलोनॉइड हमारे पास है, देखो ठीक से, मान लो कि ये एक सोलोनॉइड है, ये सोलोनॉइड है, ठीक है, और अभी इसी के जैसा और एक सोलोनॉइड मैंने यहाँ पे इसको इसके साथ अटैच कर दिया, ये देखो यहाँ ये दूसरा सोलोनॉइड इसके साथ चिपक गया। ओके, इवन इससे भी आगे जाके मान लो और एक तीसरा सोलोनॉइड लाके मैंने यहाँ पे चिपका दिया। ऐसे अलग अलग सोलोनॉइड्स जो है वो मैंने चिपका दिया एक साथ। अभी अच्छा, अभी मुझे बताओ क्या इस ऐसा करने से इस सोलोनॉइड के सेंटर में जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? क्या समझते हो? अरे उतना ही रहेगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा। इट विल नॉट चेंज एट ऑल बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, लेंथ भी तो बढ़ गया कि नहीं? तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स टू लेंथ कैसा रहा? कांस्टेंट रह गया। So when the number of turns to length ratio remains constant, we can say that magnetic induction will also remain constant. We can get the same magnetic induction in the entire line along the center. तो central line के along हमको same magnetic induction मिलेगा इधर, no change at all. Why? Because the ratio of number of turns to length is not changed, it's constant, and that's why we can get the same magnetic induction even if we have increased the number of turns but length also increase किया, तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, magnetic induction will remain the constant. So this is you have to understand in this lecture. Okay, one more thing is to be noted here that if we go at the ends, अगर हम यहाँ पे end points पे अगर चले जाते हैं तो देखो यहाँ पे end point पे यहाँ पे magnetic induction जो है थोड़ा weak होता जाएगा, and precisely speaking when we go at the ends the magnetic induction actually becomes half of whatever it is in the center. तो जितना सेंटर पे होता है तो उसके आधा मैग्नीट्यूड जो है तो उसका बचता है एंड पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे एक सोलोनॉइड खत्म हो गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना रहेगा एंड पॉइंट्स पे? हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई, इतना रहेगा। इवन दूसरे एंड पॉइंट पे भी उतना ही रहेगा। यहाँ पे भी अगर हम चले जाएंगे, ये देखो यहाँ पे सोलोनॉइड खत्म हो गया, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी इन द सेम वे, इट विल बी एक्चुअली हाफ ऑफ म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन इनटू आई, उतना ही रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ सोलेनॉइड वी हैव फाउंड आउट। ओके, in the next lecture we will try to find out the magnetic induction at the center of a toroid. Okay, and what is toroid वो भी हम next lecture में देखेंगे, ठीक है। So I will stop this lecture here. Thank you, sir. Thank you.